जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार क्या हैं, कितने हैं और मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं आदि सभी प्रश्नों पर एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों मेरा लास्ट वीडियो नीति निर्देशक तत्वों पर आया था और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा की थी और आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकारों का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। मैं आपका दोस्त अतर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टेशन में। दोस्तों जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं, उनको आपको पता होना जरूरी है। देखिए, पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। कि मौलिक अधिकारों का संबंध तो व्यक्ति से होता है, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध राज्य से होता है। दूसरा पॉइंट है साथियों, यह सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में आए। ठीक है, यह सर्वप्रथम कहाँ आए? अमेरिका के संविधान में आए। अगला पॉइंट है साथियों, मौलिक अधिकारों की जननी के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मौलिक अधिकार सबसे पहले अमेरिका के संविधान में आए, लेकिन मौलिक अधिकारों की जननी के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको जाना जाता है? ब्रिटेन को जाना जाता है। मौलिक अधिकारों की बात संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच की गई है। ठीक है दोस्तों, और जबकि नीति निर्देशक तत्वों की बात किस में की गई है? संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच। ठीक है दोस्तों, ये आप थोड़ा सा फ़र्क समझने की कोशिश करना, क्योंकि साथियों मेरा जो नीति निर्देशक तत्वों का जो क्लास है वो पहले आ गई। ठीक है, पहले मुझे इस क्लास को लेना चाहिए था, लेकिन दोस्तों दोनों ही मैटर अलग हैं, दोनों का संबंध भी अलग है, इसलिए हम पहले उसको पढ़ लिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में इसको पढ़ लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, हालांकि सीरियल वाइज चलें तो पहले मौलिक अधिकारों को पढ़ना हमारा फ़र्ज बनता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है और मेग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ होता है कानूनी दस्तावेज। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला पॉइंट, क्योंकि कई एग्जामों में ये पूछ लिया है ऑलरेडी और आगे भी पूछने के काफ़ी चांस बनते हैं इसके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग 3 को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग 3 को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है कि किसने भाग 3 को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। या फिर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है साथियों कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग 3 को क्या कहा, कि भाग 3 के बारे में क्या कहा? प्रश्न चाहे जैसा भी हो, ठीक है, तो क्या कहा? संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा। तो प्रश्न चाहे कैसा भी हो साथियों, प्रश्न एक तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसको कहा? तो भाग 3 को कहा। ठीक है दोस्तों, अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6। तो कौन सा हटा दिया? जो संपत्ति का अधिकार था ना साथियों, वो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मूल संविधान में तो हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और इसे किस में डाला गया ये, और ये भी याद रख लेना साथियों, यानी मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कहाँ पे डाल दिया? तो अनुच्छेद 300A या 300A में डाल दिया और इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। अगला पॉइंट है साथियों, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं तथा न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो मौलिक अधिकार हैं
वो वाद योग्य हैं, न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, न्यायालय इन पर वाद विवाद कर सकता है। अगला पॉइंट है साथियों, मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ होते हैं तथा मौलिक अधिकारों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है दोस्तों, यानी मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ तो होते ही हैं, लेकिन इन मौलिक अधिकारों की अंतिम व्याख्या कौन करता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। यहाँ ये बात भी आपको विशेष तौर पर याद रखनी पड़ेगी साथियों कि मौलिक अधिकारों पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? संसद बनाता है। यानी उनको और प्रभावी बनाने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? अनुच्छेद 35 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अधिकार को निलंबित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे शक्ति लिखना मिस हो गया है थोड़ा। यानी मौलिक अधिकारों के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों के मामले में हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा व्यापक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जाओगे या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे? तो साथियों हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो ज़्यादा हो गया, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो अंतिम व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगाई जाती है। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट लगाई जाती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, रिट का मतलब होता है, रिट का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का झरना। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगाई जाती है, और जबकि जो हाई कोर्ट है उसमें अनुच्छेद 226 के तहत रिट लगाई जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट की बात की जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट लगाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है साथियों, ये जो इन अनुच्छेदों का संबंध केवल भारतीय नागरिकों को, यानी ये जो मौलिक अधिकारों में इन जो 5 अनुच्छेदों की बात की गई है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता, तथा अनुच्छेद 19 एक ऐसा अधिकार है जो आपातकाल लगने पर तो स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है और आपातकाल हटने पर वो स्वतः प्रभावी हो जाता है। ठीक है साथियों, यानी देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 है वो आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है वो इमरजेंसी लगने के बाद भी समाप्त नहीं होते, लेकिन अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 एक ऐसा अनुच्छेद है जो इमरजेंसी लगने पर, आपातकाल लगने पर तो स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है, और जैसे ही आपातकाल हटा फिर से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अनुच्छेद 12 की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होगा, कैसे होगा, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। ठीक है, इन्हीं राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो यदि कोई भी संविधान का नियम या कानून मौलिक अधिकारों से असंगतता रखता है, यानी तालमेल नहीं रखता, मेल नहीं खाता, तो ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, यानी अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि यदि कोई भी संविधान का नियम या कानून मौलिक अधिकारों से तालमेल नहीं रखता, उनसे संबंध नहीं रखता, तो ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा या अल्पीकृत घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थी आपकी सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? ठीक है, एक एक करके हम उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, चलिए, तो हमारा पहला जो मौलिक अधिकार है वो है साथियों समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ठीक है, इसमें कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। ठीक है, यानी इसमें बात कही गई है कि आप कानून के समक्ष समान हो, आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस शब्द को ब्रिटेन से लिया गया है। कौन से शब्द को? कानून के समक्ष समानता।
ठीक है। यानी कानून के समक्ष समानता शब्द को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण, ठीक है साथियों, इस शब्द को अमेरिका से लिया गया है। इसका तात्पर्य सामान्य परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार तथा परिस्थितियां बदलने पर न्याय संगत भेदभाव किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा साथियों कि हमारा संविधान है वो एक तो समानता की बात करता है और दूसरी तरफ भेदभाव की बात करता है। लेकिन दोस्तों आप पढ़िए, एक बार पॉइंट को दोबारा पढ़िए। विधि के समान संरक्षण, इस शब्द को अमेरिका से लिया गया है, ठीक है साथियों। यानी विधि के समान संरक्षण जो है, यानी इसका मतलब ये होता है कि सामान्य परिस्थितियों में आपके साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है तो आपके साथ न्याय संगत भेदभाव किया जा सकता है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक है। दो महिलाएं साथियों, तो एक महिला प्रेग्नेंट है जिसके पेट में बच्चा है और दूसरी महिला नॉर्मल है, ठीक है, और दोनों ने एक ही अपराध किया है। तो जो नॉर्मल महिला को तो सज़ा दे दी जाएगी तुरंत, लेकिन उसके साथ न्याय संगत भेदभाव किया जाएगा। किसके साथ? जो महिला प्रेग्नेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति अलग है, जिस वजह से उसके साथ उसकी सज़ा में थोड़ी डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो यही न्याय संगत भेदभाव है और उसे तुरंत सज़ा दे दी जाएगी। तो आप कहोगे कि नॉर्मल महिला को सज़ा दे दी गई और इसे नहीं दी गई, तो परिस्थितियाँ बदल गई ना साथियों। संविधान भी तो यही कहता है कि परिस्थितियाँ बदलने पर आपके साथ न्याय संगत भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति, लिंग, धर्म, वंश और स्थान के आधार पर असमानता का निषेध किया जाएगा, ठीक है। यानी समता या समानता के अधिकार के तहत आपके साथ जाति, लिंग, धर्म, वंश और स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थल, ठीक है, सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, पार्क, होटल, सिनेमाघर आदि में असमानता का निषेध किया गया है, ठीक है। यानी सार्वजनिक स्थल पर भी आपके साथ कोई असमानता नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 के तहत लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, ठीक है साथियों। यानी अनुच्छेद 15 के तहत जो लोकसभा और विधानसभा है उनमें SC ST को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। आरक्षण अनुच्छेद 15 में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया है तथा अनुच्छेद 16 में नौकरियों में आरक्षण है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया गया है और कौन से अनुच्छेद के तहत नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। यानी अनुच्छेद 15 तो आपको सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण देने की बात कहता है और अनुच्छेद 16 कहता है कि आपको नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप नोट पर भी प्रकाश डाल लेना साथियों। राज्यसभा और विधानसभा में किसी के लिए कोई आरक्षण नहीं होता। दोस्तों ये राज्यसभा तो है लेकिन ये विधानसभा नहीं है, ये विधान परिषद होगा। थोड़ा सा गलती से मिस्टेक टाइपिंग हो गई है। राज्यसभा और विधान परिषद में किसी के लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसे करेक्शन कर लेना। ये राज्यसभा और विधान परिषद है, विधानसभा में तो है। देखिए अनुच्छेद 15 देता है ना, ऊपर मैंने आपको पढ़ा है, ये देखो अनुच्छेद 15 के तहत लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, लेकिन नोट यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया आपको कि राज्यसभा और विधान परिषद में किसी के लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। अब आगे चलते हैं साथियों। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की बात कही गई है, अर्थात सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क, होटल, विद्यालय में सभी प्रकार के भेदभाव को दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। यानी आपके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, ठीक है दोस्तों। ये बात करता है अनुच्छेद 17। और दोस्तों अनुच्छेद 17 है, इसका कोई अपवाद नहीं है। दो ही अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका कोई अपवाद नहीं है, एक तो अनुच्छेद 17 और एक अनुच्छेद 24। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लेना कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 का कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। यानी ये दो अनुच्छेद निरपेक्ष अनुच्छेद कहे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कानून बना गया है। दोस्तों याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1955। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की। पहला मौलिक अधिकार कौन सा? समता या समानता, ठीक है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार।
तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है अनुच्छेद 19 से लेकर 22, और उसमें किसकी बात कही गई है? समता और पहले जो पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का, उसकी बात कही गई है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में, यानी 5 अनुच्छेदों में पहले मौलिक अधिकार की बात की गई है और दूसरे मौलिक अधिकार की बात 4 अनुच्छेदों में की गई है। ठीक है दोस्तों, 19, 20, 21 और 22। ठीक है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है आपको, मर्यादा में रहकर आप कुछ भी बोल सकते हो। ये आपके जो अनुच्छेद 19 है ये आपको स्वतंत्रता देता है कि आप वाक और अभिव्यक्ति यानी आप कुछ भी बोल सकते हो। तो प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इसके तहत देश में कहीं भी घूमने तथा आवास बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, किसके तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। यदि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था प्रभावित होती है तो इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोस्तों, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इनसे आप समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, यदि इन पर आँच आती है तो आपकी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपकी जो मौलिक अधिकार के तहत आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। जब तक विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं हो जाता तब तक किसी के प्राणों का हनन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। यहाँ पे नोट मेंशन है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस अनुच्छेद को मेरुदंड कहा है। दोस्तों, जितने भी मैंने नोट यहाँ पे लिखे हैं वो आप ज़रूर तौर पर रट लेना, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पिछला नोट भी मैंने लिखा था। ठीक है, और पिछला नोट क्या था देखो मैं आपको बताता हूँ। पिछला नोट था राज्यसभा और विधान परिषद में किसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, आरक्षण आपको अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, तो ये नोट याद रखना। अगला है यहाँ पे ये वाला नोट कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस अनुच्छेद को मेरुदंड कहा है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 21 को। ठीक है, और संविधान का हृदय या संविधान का आत्मा किसे कहा है? भाग 3 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है, मैंने जो 5-6 महत्वपूर्ण अधिनियम है उनको भी लेकर आया हूँ आपके लिए। ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, पहला है निवारक नज़रबंदी अधिनियम 1950 में आया था। ठीक है, अफस्पा आया था 1957 में। ठीक है, और मीसा दोस्तों लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम है मीसा, तो उसके नाम पर ये कानून आ गया था। ये 1971 में आया था लेकिन 1978 में समाप्त कर दिया गया। और रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था, जो अभी भी है। टाड़ा की बात करें तो 1985 में ये कानून आया और 1993 में समाप्त हो गया 8 साल बाद। पोटा की बात करें तो 2002 में ये अधिनियम आया, ये कानून आया और 2005 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 2 तो अपन ने पढ़ लिए, अब ये तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। इसमें 2 अनुच्छेदों में बात की गई है। इसके तहत दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध किया गया है। ठीक है, इसमें महिला एवं बच्चों की खरीद फरोख्त, देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, किसी की इच्छा के विरुद्ध करवाए जाने वाले कार्य और बेगारी को निषेध किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी जो महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी, ठीक है, बच्चों से बेगारी प्रथा जो बेगारी कराई जाती थी फ्री में, उन सभी पर लगाम लगा दी गई, उन सभी को निषेध कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी आप देखिए ये देह व्यापार यानी जो वेश्यावृत्ति वगैरह होती थी, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है साथियों, 14 वर्ष तक के बालक से कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यानी जो 14 वर्ष के बालक हैं उनसे किसी प्रकार का कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कराया जा सकता, जैसे होटलों में, खानों में, पटाखा फैक्ट्री में आदि में। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे मौलिक अधिकार की, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में की गई, यानी 4 अनुच्छेद हैं साथियों, 25, 26, 27, 28। तो 4 अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है।
किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये दोस्तों कई बार टाइप हो गया है, आप सिर्फ एक ही बार पढ़ें इसको, कि किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन इसमें जबरन धर्म शामिल नहीं है, यानी जो जबरन धर्म कराया जाता है ना, वो इसकी स्वतंत्रता में शामिल नहीं होता। इसमें हिंदू शब्द की व्याख्या की गई है, जिसके अंतर्गत सिख, बौद्ध, जैन को रखा गया है। ठीक है, यानी हिंदू शब्द की व्याख्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत की गई है। इसमें हिंदू के अंतर्गत 3 धर्म और आते हैं, जैसे सिख, बौद्ध और जैन। ठीक है, सिक्कों को कक्ष धारण करने एवं कृपाण को साथ लेकर चलने की स्वतंत्रता इसी मौलिक अधिकार के तहत आती है। ठीक है, जो सिख होते हैं ना, वो उनके जो कक्ष धारण करते हैं और साथ में कृपाण लेकर चलते हैं, तो ये इसकी स्वतंत्रता भी मतलब इसी मौलिक अधिकार के तहत दी जाती है, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है साथियों, यानी आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रगान गाओ, वो गाए तो गाए, नहीं गाए तो नहीं गाए, क्योंकि ये उसकी कौन सी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो गाए या नहीं गाए। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये देखो, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। महिलाओं को मंदिर में साड़ी पहनकर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, महिलाओं को ये ज़बरदस्ती नहीं है कि वो साड़ी पहन के मंदिर में आए या नहीं आए, ये उसकी स्वतंत्रता उसके ऊपर डिपेंड करती है। अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 26 में सामूहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। दोस्तों आप विशेष तौर पर याद कर रख लेना, जो एसएससी और आरपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 25 में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 26 में सामूहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है साथियों, राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्मों पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगा सकता। ठीक है, यानी राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, और एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी अन्य धर्मों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा सकता। इसमें पंथ निरपेक्षता की झलक दिखाई देती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। राजकीय संस्थाओं में शिक्षा पूर्णता निषेध होगी, यानी धार्मिक शिक्षा पूर्णता निषेध होगी। यानी जो राजकीय संस्थाएं सरकार के द्वारा स्थापित स्कूल, विद्यालय वगैरह हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा को पूरी तरीके से निषेध किया गया है। ठीक है साथियों, अब पढ़ते हैं 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा या संस्कृति का अधिकार, जिसकी बात अनुच्छेद 29-30 में की गई, यानी 2 अनुच्छेद हैं जिसमें इस मौलिक अधिकार की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 29 में धर्म और भाषा के आधार पर जो लोग अल्प हैं, उन्हें अपनी भाषा और लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, यानी अनुच्छेद 29 में धर्म और भाषा के आधार पर जो लोग अल्प हैं, कम हैं, उनको भाषा और लिपि सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 29 में तो भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है, और अनुच्छेद 30 में धर्म और भाषा के आधार पर वो जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं, ये अधिकार भी है उनके पास। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट मौलिक अधिकार की। ठीक है, जिसकी बात कही, जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये लास्ट वाला जो 6वां मौलिक अधिकार है, ये सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है साथियों, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो, अपन ने जो 5वां मौलिक अधिकार पढ़ा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसमें देखो अनुच्छेद 29 और 30 की बात कही गई है। ठीक है, जबकि 6वें मौलिक अधिकार की बात अनुच्छेद 32 से लेकर 35 के बीच कही गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 कहाँ गया? देखो बीच में छूट गया ना, अनुच्छेद 31 कहाँ गया? वो भी तो 12 से और 35 के बीच में आता है। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार था ना, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया है। तो उस संपत्ति के मौलिक अधिकार की बात दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कही गई थी। अब जब इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है,
तो अब वो मौलिक अधिकार कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है? अनुच्छेद 300 क या 300 ए में। ठीक है, अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है साथी, तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। इसके द्वारा 5 प्रकार की रिट निकाली जाती है। किसके द्वारा? इसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ना आपको कि ये जो छठवां मौलिक अधिकार है ये बाकी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो कौन कौन सी रिटें हैं? तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, यानी आपने जिस बंदी को गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसे सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है साथियों, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ठीक है दोस्तों, ये तीसरे पक्ष की तरफ से लगाई जाती है। दूसरी जो रिट है वो है परमादेश, जिसे मैंडेमस भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, यह लोक व्यवस्था में लगे लोगों के लिए निकाली जाती है। यानी ये जो रिट है, जो परमादेश नाम की जो रिट है, इसे लोक व्यवस्था में लगे, ये लोग नहीं है साथियों, लोक है। ठीक है, लोक व्यवस्था में लगे लोगों के लिए निकाली जाती है। तीसरी रिट है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। साथियों, आपने वीटो का नाम सुना है? वीटो जो यूएनओ का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो यूएनओ में एक शब्द आता है वीटो, जो उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, उनको वीटो का अधिकार मिला हुआ है। हमारे राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार मिला हुआ है। तो वीटो का शाब्दिक अर्थ भी होता है मना करना। ठीक है, वो मुझे याद आ गया जो यहाँ पे प्रतिषेध जो रिट पढ़ रहे हैं उससे संबंधित था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, इसलिए मुझे वो वीटो वाला याद आ गया। चौथी रिट है उत्प्रेषण या सेरिटोरी। ठीक है, उत्प्रेषण को सेरिटोरी भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है और अधिक सूचित करना। ठीक है, यानी उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और अधिक सूचित करना। ठीक है दोस्तों, इसमें निम्न न्यायालय ऐसे मामलों पर निर्णय दे चुकी होती है जो उसके क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नहीं था, यानी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तब उच्च न्यायालय उसके निर्णय को खंडित करती है और उसे अपने पास मंगवा लेती है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी इसके तहत इसका शाब्दिक अर्थ तो आपको समझ में आ गया कि और अधिक सूचित करना। ठीक साथियों, यानी जो निम्न न्यायालय है उसके द्वारा किसी निर्णय यानी किसी मामले में निर्णय दे चुकी है वो, यानी किसी पर सुनवाई पूरी कर चुकी है और फैसला सुना चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट को पता चला, जैसे सेशन कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके द्वारा निर्णय दे दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट को पता चला कि ये तो उसके क्षेत्राधिकार में था ही नहीं, फिर उसने निर्णय कैसे दे दिया? तो ऐसे मामले को हाई कोर्ट उस जो निर्णय दिया गया है निम्न न्यायालय के द्वारा उसको खंडित कर सकती है, उसको उसको नहीं मान सकती और ऐसे मामले को अपने पास मंगा लेती है, उसको फिर से सुनवाई करती है। ठीक है साथियों, ये रिट निकाली जाती है तब, यानी उत्प्रेषण नाम की रिट ऐसी कंडीशन में निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। ठीक है साथियों, यह सार्वजनिक पदों को हथियाने के विरुद्ध निकाली जाती है, यानी आपके सार्वजनिक पद हथियारे जाते हैं तो उनके विरुद्ध ये रिट आप दर्ज कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है साथियों, कौन सी रिट? अधिकार परीक्षा। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप इसकी बात मैंने आपको पहले भी कर चुका हूँ कि अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो साथियों इसे जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।